आगे बच्चों, वेलकम टू बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन. आई एम योर साइंस टीचर Drumil sir, and this is the part 5 of chapter number 2, acid, base and salt. And in this video we are going to cover very major topics in this chapter, which are metallic oxide reacting with acid, non-metallic oxide reacting with base, what is common between all acid and base, and what happens with acid in water solution. तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक की. अब उस पहले टॉपिक को समझने के लिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक्चुअली है क्या. दोस्तों मेटेलिक ऑक्साइड वर्ड बना है दो वर्ड से, मेटल्स एंड ऑक्सीजन. जब मेटल्स एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो बनता है मेटेलिक ऑक्साइड. वेरी गुड. इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड, आयन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस आयन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस जिंक ऑक्साइड. अगर दूसरी तरफ देखें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो वो बना है ऑब्वियसली दो शब्द से, नॉन मेटल्स एंड ऑक्सीजन, जिसके एग्जाम्पल्स हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. बच्चों क्या आप मुझे इन एग्जाम्पल्स के अलावा और दो तीन एग्जाम्पल्स बता सकते हो मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के? कमेंट ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड. अब बच्चों इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जहाँ पर रिएक्शन होने के बाद हमें प्रोडक्ट में कॉपर क्लोराइड और वाटर मिलता है. अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है. आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी है जहाँ पे हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, अपना रिलेशन बना लेता है और फॉर्म करता है वाटर. अब ये जो कॉपर अकेला बचा वो क्या करेगा, क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना लेगा और बनाएगा कॉपर क्लोराइड, जो कि एक क्लोराइड सॉल्ट है. तो whenever metallic oxide react with acid gives us salt and water. कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर. राइट. तो ये जनरल फॉर्मूला है, सबके लिए कॉमन है. अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. अब इस एक्टिविटी में हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. अब आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा मेटल कौन से नॉन मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव है. जो भी आपको समझ में आए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. तो एज अ प्रोडक्ट में हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ कार्बोनेट सॉल्ट. क्या है, कार्बोनेट सॉल्ट. जैसे प्रीवियस एक्टिविटी में हमें क्लोराइड सॉल्ट मिल रहा था, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कार्बोनेट सॉल्ट. तो जनरल फॉर्मूला क्या है, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर. तो दोनों एक्टिविटी में आपको सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेंगे. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड एंड ऑल बेस. दोस्तों हमने जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पे देखी अब तक, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि अगर कभी भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ज़रूर प्रोड्यूस होती है. ये हर एक एसिड के लिए कॉमन है. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ कॉमन क्या आती है कि हर एक एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और हर एक बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है. आप अगर बेस के इक्वेशंस देखोगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो वो जो OH है ना हाइड्रोक्साइड, वही आयंस
रिलीज होते हैं व्हेन एवर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो एसिड में क्या कॉमन चीज़ है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और बेस में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे जो आप अपने लैब में भी कर सकते हो। एक बीकर के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, उस बीकर के अंदर एक कॉर्क के ऊपर 2 आयन नेल को फिक्स करेंगे और उन आयन नेल को हम कनेक्ट करेंगे एक स्विच, बल्ब एंड बैटरी के साथ। और हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि बल्ब ऑन होता है, ग्लो होता है या नहीं। यही चीज़ हमें ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ भी करनी है। यहाँ पे आप एसिड को बेस से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से हमें ये जानने को मिलता है कि बल्ब सिर्फ एसिड के केस में ही ग्लो होता है। ऐसा क्यों, आपको शायद क्वेश्चन होता होगा। अब जिसका आंसर ये है कि जो एसिड और बेस बने होते हैं वो बने होते हैं आयोनिक बॉन्ड से और ग्लूकोज एंड अल्कोहल बने हैं कोवलेंट बॉन्ड से। अब आयोनिक बॉन्ड का मतलब ये है कि मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को गेन एंड लूज करते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। अब आयोनिक बॉन्ड की वजह से वहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव को हम कैटायन कहेंगे, नेगेटिव को हम एनायन कहेंगे। कोई भी आयन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब आपने 6th स्टैंडर्ड से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या समझने को मिलता था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस होने ज़रूरी है सॉल्यूशन के अंदर। अगर कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे आयंस प्रेजेंट है। मेटल की बात अलग है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर सॉल्यूशन में आयंस होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयंस ही प्रेजेंट नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, राइट। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही 2 फेमस एसिड के बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और ये है ग्लूकोज एंड इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, उसके कोवेलेंट बॉन्ड। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्यों ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड which do not have any ion present in them, which are responsible to conduct the electric current। अगर आयंस ही प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का कोई चांस नहीं है। क्लियर। तो हर एक एसिड और हर एक बेस के अंदर क्या कॉमन है कि हर एक एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेस OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। ओके चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एसिड का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, या तो बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। अब इसका एक सिंपल मतलब ये है कि एसिड कब एसिड की तरह बिहेव करेगा और बेस कब बेस की तरह बिहेव करेगा, वो लास्ट में मैं आपको समझाता हूँ। इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए एक एक्टिविटी की जाती है जहाँ पर NaCl और H2SO4 का एक रिएक्शन करवाया जाता है, जहाँ पे एज अ प्रोडक्ट में हमें सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रोड्यूस मिलते हैं। अब इस हाइड्रोक्लोरिक गैस को हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, एक वेट और एक ड्राई, इन दोनों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। अब एक वेट और एक ड्राई क्यों है वो अब समझते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो क्या करेगा, वेट लिटमस पेपर के साथ यानी कि वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे जो आपको H3O दिख रहा है ना, वो है हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगा। ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो किस वजह से बने हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक गैस वाटर के साथ मिक्स होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस रिलीज होते हैं और तभी कोई एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर H+ आयंस रिलीज ही नहीं होते तो वो एसिड कहलाएगा नहीं, और वो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब एसिड वाटर सॉल्यूशन में है, एक्वेयस सॉल्यूशन में है। सेम चीज़ बेस के साथ, अगर
OH आयंस जो रिलीज़ हो रहे हैं वो एक्वेयस सॉल्यूशन है तो ही होगा, और तभी बेस कहलाएगा। क्लियर? तो एसिड और बेस तभी काम करेंगे, तभी अपना नेचुरल बिहेवियर करेंगे जब वो वाटर सॉल्यूशन में है, यानी कि एक्वेयस सॉल्यूशन में है। क्लियर? अब बात करते हैं कि एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग है। हमने आगे देखा कि एसिड H+ आयंस और बेस OH- आयंस रिलीज करते हैं। अब ये कितने अमाउंट में रिलीज होते हैं उसके हिसाब से इनकी स्ट्रॉन्गनेस डिसाइड की जाती है या तो वीकनेस डिसाइड की जाती है, राइट? इस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्गनेस को मेज़र करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है कि वो सबके लिए कॉमन है, यूनिवर्सल है, जहाँ पे 0 से लेके 14 तक हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग कलर इंडिकेट होता है। अगर रेड है इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर पर्पल है इसका मतलब सॉल्यूशन बेस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मैंने बात करी 0 से 14 तक की वैल्यू की। एक्चुअली वो क्या है समझिए दोस्तों, वो है एक pH स्केल। pH स्केल क्या है कि एक मेजरिंग यूनिट है कोई भी एसिड और बेस की स्ट्रॉन्गनेस मेज़र करने का, राइट? H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करने का एक स्केल है, जहाँ पे 0 से लेके 14 तक की वैल्यू होती है और 7 पे न्यूट्रल होता है, राइट? 0 से 7 तक एसिड, 7 से 14 तक बेस। अब pH का मतलब क्या होता है? ये जो P वर्ड है वो आया है पोटेंस, जो जर्मन लैंग्वेज है उसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि कितने हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं उसके हिसाब से उनको एक वैल्यू दी जाती है। क्लियर? अब समझते हैं इस pH वैल्यू को। दोस्तों अगर कोई भी सॉल्यूशन की वैल्यू pH वैल्यू 7 आती है, 7 आती है, तो उस सॉल्यूशन को न्यूट्रल कहा जाता है, ना तो एसिड ना तो बेस, न्यूट्रल। अगर कोई सॉल्यूशन की वैल्यू 6 आती है, 4 आती है, तो वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन की वैल्यू आती है 8, 9, तो उसे कहेंगे बेस। अब यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों यूज़ किया है? लिटमस पेपर भी तो हमें बता सकते हैं ना, पर लिटमस पेपर हमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या कोई सॉल्यूशन बेस है, वो हमें वैल्यू नहीं बता सकते कोई भी सॉल्यूशन की। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसीलिए यूज़ होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन में, मान लो हमने एक एसिडिक सॉल्यूशन में उसे डिप किया, तो उसकी जो कलर है वो चेंज होता था, ऑरेंज है। यहाँ पे आप चार्ट है वो देख सकते हो, 3rd नंबर पे जो है वो ऑरेंज है, यानी कि उसकी pH वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर? 2 से 3 के बीच में। तो हमें ये भी पता चलता है कि ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट? अब बात करते हैं pH स्केल के डिटेल में। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। 7 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाए तो pH वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 7, 6, 5, 4, यस। 7 से राइट हैंड साइड जाए तो pH वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज, 7, 8, 9, 10, ओके। बट जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं pH वैल्यू कम होती है, वैसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन का एसिडिक वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो जैसे pH वैल्यू कम होती है वैसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। दोनों इनवर्स रिलेटेड है। अब जैसे 7 से राइट हैंड साइड जाए, 8, 9, 10 उस तरफ जाए तो pH वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, राइट? क्लियर? फिर से सुनिए दोस्तों, अगर राइट हैंड साइड जाते हैं तो pH वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं ये pH की हमारे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम पे और प्लांट्स पे इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकती है। हमारी बॉडी
एक बहुत ही स्मॉल pH रेंज में वर्क करती है प्रॉपरली, विच इज़ 7 to 7.8। न्यूट्रल से बहुत ही वीक बेस में काम करती है। अगर एसिड रेन होती है, वो पानी अगर हम पी लेते हैं या तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी pH वैल्यू होती है 5.6, जो बहुत ही एक हार्मफुल है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, बिकॉज एसिडिक वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। तो एक ये चीज़ भी होती है कि pH रेंज चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी। आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड अगर हाई है, उसका अमाउंट हाई है, तो एसिडिटी भी बढ़ जाती है, और उसको कम करने के लिए हमें एंटी एसिड्स, इनो जैसे एंटी एसिड्स लेने पड़ते हैं, जो कि नेचर में बेस है, जो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, राइट। अब बात करते हैं pH लीड्स टू टूथ डीके। हमारे जो दांत हैं वो बने होते हैं मेटल से, कैल्शियम सल्फेट से बने हैं। अब आपको पता है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो अगर हमें जो खाना खाते हैं, राइट, और वो दांत में रह जाता है, जैसे शुगर जैसी चीज़ है, जैसे कोई स्वीट चीज़ें हैं, वो दांत में रह जाएगी, तो बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे और टूथ विल स्टार्ट डीके, जिसकी pH वैल्यू कम होती जाएगी। अगर 5.6 से कम होती है तो हमारे दांत बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो pH ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। अब ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो हनी बी रहती है, राइट, वो जो डंक मारती है ना, उसमें भी एसिड होता है और उससे जलन होती है, और उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आपको बेस से रब करना पड़ेगा, राइट। सेकेंडली जो नेटल लीव्स आते हैं, अगर उसको भी आप टच करते हो तो वो भी एसिडिक रहते हैं। अब उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है तो अगेन बेस से रब करना होगा। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी मतलब डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ये हैं हमारी आईडीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।